आज हम भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जिससे केवल भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व प्रभावित है। वर्तमान समय में अगर हम भारत में देखें तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जबकि 1947 में ही इसके खिलाफ कानून बन गया था। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यालयों में हमारे व्यापारी, हमारे उद्योगपति, मतलब प्रत्येक स्थान पर भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके विरोध में आवाज़ उठाता है तो व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति, उसको भी फंसा देते हैं। ऐसी स्थिति में उसका विरोध करना बेकार हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई शिकायत करता है तो उस व्यक्ति को इस तरह से परेशान किया जाता है कि वो आगे से किसी तरह की शिकायत करने के लिए आगे नहीं आता। आज हम चौराहे पे जाते हैं तो वहाँ पर एक पुलिस वाला इस तरह की गतिविधि में लिप्त देखा जाता है। अगर हम किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी लोग इस तरह से लिप्त देखे जाते हैं। अगर हम किसी ठेकेदार की बात करते हैं तो वो भ्रष्टाचार के जरिए कम समय में अमीर होना चाहता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, उद्योगपतियों में देखते हैं, तो वहाँ पर भी गलत विज्ञापन के जरिए वो पैसा कमाना चाहता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। मतलब को जीवन में हर स्थान पर वर्तमान समय में भ्रष्टाचार किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता है। व्यापारियों द्वारा की जा रही वाली मिलावट, कालाबाजारी, सट्टा बाजार, मैच फिक्सिंग, क्रिकेट के खिलाड़ियों द्वारा घूसखोरी, ऑफिसर्स द्वारा, डॉक्टरों और वकीलों द्वारा कालाबाजारी, टैक्स चोरी, गैरकानूनी कार्य हमको आए दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से पता चलते रहते हैं। इलियट और मेरिल ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। यानी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूपों में देख सकते हैं। और जब आदमी जानबूझकर ऐसा करता है, कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो भ्रष्टाचार है। अगर कोई टीचर अपने निश्चित समय में पढ़ा करके नहीं बल्कि कोचिंग पढ़ा के कार्य करता है, वो भ्रष्टाचार है। अगर वो नहीं पढ़ाता है, दूसरे कामों में लिप्त रहता है, वो भ्रष्टाचार है। इसके साथ साथ ऑफिसेज में अगर कोई काम फ्री भी हो सकता है तो उसके ज़रिए वो पैसे लेता है। किसी बिल्डिंग को पास कराने के लिए अगर कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट पैसे लेता है उसको पास करने की, तो वो भ्रष्टाचार है। मतलब भ्रष्टाचार हमको हर स्थान पर दिखाई पड़ता है। भारतीय दंड विधान 161 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए देता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण रूप से किया जाए तो यह भ्रष्टाचार है तथा इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। तो ये धारा 161 के हिसाब से कहा जाएगा। भ्रष्टाचार के अनेक कारण हो सकते हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने उसका सर्वे करके प्रस्तुत किया है, जिसका संक्षिप्त रूप हम देखते हैं। जैसे हम कहें, एक स्वार्थ पूर्ति के लिए अति लघु मार्ग अपनाया जाता है। मतलब लोग अपना काम निकालने के लिए कुछ पैसे दे के, कोई वस्तु दे के, शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी काम कराने का प्रयास करते हैं, तो भ्रष्टाचार का कारण है। गोपनीय प्रकृति का होता है। मतलब ये गोपनीय प्रकृति का यानी ओपन नहीं किया जाता है, जनता की आंखों से छिपा के किया जाता है। तो इसकी गोपनीय प्रकृति है, यानी छिपी हुई है, जबकि जो काम सार्वजनिक होना चाहिए वो सार्वजनिक नहीं है। इसमें हर चीज़ छिपा के की जाती है, जनता की नज़रों से छुपा के कार्य किया जाता है। ये इसका एक भ्रष्टाचार का कारण है। इसमें नगद या वस्तु के रूप में चीज़ें ली जाती है। इसका एक कारण ये भी है नकदी। अयोग्य के प्रति पक्षपातपूर्ण और योग्य के प्रति अन्याय का दृष्टिकोण इसका कारण है। लेन देन पर आधारित है। कानून और नियमों की अवहेलना इसके कारण में आ सकता है।
व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो वो भी एक कारण है। कर्तव्यों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। दंड का कोई सख्त विधान नहीं है, मतलब दंड तो दिया जाता है लेकिन कोई सख्ती नहीं है। कई बार ऐसे भ्रष्टाचारी हैं कि उनको दंड दिया जाता है, कुछ जुर्माना दिया जाता है और जुर्माना दे के वो बच जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ कमाए तो 10 लाख दे के वो तुरंत छूट जाते हैं। कई बार लोगों को सस्पेंड भी कर दिया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसे दे के अपना सस्पेंशन वापस करा लेते हैं। कानूनों के प्रति अज्ञानता का जो दृष्टिकोण है वो भी भ्रष्टाचार का कारण कहा जा सकता है। भ्रष्टाचार के कारण के साथ साथ अगर हम देखें भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में अनेक स्थानों पर भ्रष्टाचार के अनेक तरह के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। जिसमें अगर हम व्यापारी की बात करें तो व्यापारी कर चोरी करता है, इनकम टैक्स देना नहीं चाहता, सेल टैक्स नहीं देना चाहता, उसको छुपा लेता है, कम तोलने का काम करता है। आदमी समझ नहीं पाता लेकिन उसके तराजू में तरह तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं जो सामने जनता नहीं देख पाती है। मिलावट करता है, वो दाल में कंकर पत्थर मिलाता है, गलत विज्ञापन प्रस्तुत करता, कहता कुछ है होता कुछ है। टीवी पे बहुत सारे विज्ञापन ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे उससे अच्छी कोई चीज़ ना हो, जबकि उस चीज़ को प्रयोग किया जाता है तो उस चीज़ में बहुत कमी होती है। अनेक तरह के विज्ञापनों से ये प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी चीज़ खराब है, उनकी चीज़ अच्छी है। और अगर भारत का 1% व्यक्ति एक बार भी खरीद लेगा तो उनकी तो चीज़ बिक गई। तो व्यापार इस तरह भ्रष्टाचार का काम करता है। ठेकेदार, हम ठेकेदार को देखते हैं। ठेकेदार की सिस्टम बहुत दिनों से चली आ रही है जिसमें घूस को बढ़ावा मिलता है। ठेकेदार पैसे दे के ठेका प्राप्त करने का प्रयास करता है, मजदूरों को शोषण करता है, मजदूरों को कम मजदूरी देता है और मजदूर भी मजदूरी न मिलने के कारण वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो काम करता है उसमें खोखलापन रहता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है, बड़े बड़े कार्य करता है जिसमें सीमेंट और सीमेंट और बालू का जो मिश्रण है वो अनुपात बहुत ही ख़राब रहता है, बहुत ही गलत रहता है, जिसमें सीमेंट की मात्रा ना के बराबर रहती है। लेकिन चीज़ चूँकि वो पहले रिश्वत दे चुका है, घूस दे चुका है, इसलिए उस चीज़ को उनका ऑफिसर पास कर देता है। चिकित्सक, डॉक्टर जिसको भगवान माना जाता है लेकिन वो अपने पेशे के दौरान भी भ्रष्टाचार करता है। वो एक तरह से जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देता है उसमें कोई चीज़ चेक नहीं करता, बस पैसे लेके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे देता है जो कि गलत है। अवैध गर्भपात कराता है जो कि नियमों के विरुद्ध है। गलत शव परीक्षा कराता है, यानी किसी भी शव की परीक्षा कराने में वो पैसे लेके जो चाहिए रिपोर्ट वैसी प्रस्तुत कर देता है। सेवा भाव की उपेक्षा करता है। ये कहा जाता है कि उससे शपथ कराई जाती है जब वो पढ़ाई पूरी करता है, लेकिन वो उस समय उस चीज़ को भूल जाता है। इसके अलावा उद्योगपति गलत विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। अनेक उद्योगपति हैं जो गलत विज्ञापन करके अपनी चीज़ों को बेचते हैं, अपने सिस्टम को गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं, श्रमिकों का शोषण करते हैं, विश्वासघात करते हैं, कठोर व अनुचित कार्य करते हैं, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। सरकारी अधिकारी विशेष रूप से हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं सब में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इस सब चीज़ों में लिप्त पाए जाते हैं। जैसे घूस लेना, घूस लेके कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, काम के हिसाब से घूस निश्चित की जाती है। उपहार ग्रहण करना, अगर कई ऐसे अधिकारी हैं जिस समय जॉब में जाते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, छोटा सा घर होता है, घर नहीं भी होता है, लेकिन जब वो 5 साल की जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद उनके पास इतना ज़्यादा धन आ जाता है। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। अनेक ऐसे अधिकारी हैं जो 5 साल की नौकरी, 10 साल की नौकरी में करोड़पति हो जाते हैं। ये करोड़पति कैसे होते हैं? पहले उनके कोई पुश्तैनी ज़मीन नहीं रहती, लेकिन अचानक पुश्तैनी ज़मीन पैदा हो जाती है। ये जो दृष्टिकोण है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। आए दिन उनको तरह तरह के उपहार मिलते हैं। अगर कहीं अच्छे ऊंचा ऑफिसर बैठा है तो उसको लोग गिफ्ट देने आते हैं। अगर कोई प्रोग्राम करता है तो उसमें बड़े महंगे महंगे गिफ्ट आते हैं। ये गिफ्ट कोई फ्री में नहीं देता है, कोई खुशी से नहीं देता है, बल्कि अपना काम निकालने के लिए देता है, जिसको वो स्वीकार करते हैं। नेता हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक नेता
भी भ्रष्टाचार का काम करते हैं, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। विशेष रूप से भारत में भी अनेक ऐसे नेता हैं जो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके काम कराते हैं और पैसा कमाते हैं। अगर कोई प्रगति होती है तो उस प्रगति में राजनीति करते हैं ताकि उनको कुछ मिल सके। अनेक नेता भाई भतीजावाद के जरिए अपने लोगों को ठेका दिलवाते हैं, अपने लोगों को काम दिलाते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, अपनी जाति के लोगों का बढ़ावा देते हैं, अपनी जाति के लोगों को काम दिलाते हैं, अपनी जाति के लोगों का कार्य करते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं। नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है, वो नौकरशाही को प्रोत्साहन देते हैं। इसके अलावा श्रमिक संघ के नेता, कहने को तो श्रमिक संघ श्रमिकों का नेता होता है, श्रमिकों के हित की बात करना चाहिए उसको, लेकिन अपने वर्ग को प्रोत्साहन नहीं देकर वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन देता है। वो तमाम तरह से भड़काता है और दूसरी तरफ पूंजीपति के साथ साठगांठ कर लेता है और उससे पैसे लेके अनेक तरह के कार्य करता है, अनेक तरह के निगेटिव कार्य करता है और कम समय में अमीर बन जाता है। हमारे जो धार्मिक नेता हैं वो भी ढोंग का सहारा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे धार्मिक नेता हैं जो ढोंग का सहारा लेके अनेक कार्य करते हैं, धर्म की आर्थिक व्याख्या करते हैं, अर्थात उसको पैसे से तोलते हैं। धार्मिक स्थानों पर शोषण का दृष्टिकोण दिखाया जाता है। अनेक मंदिरों में अनेक स्थानों पर जाते हैं तो वो बिना चढ़ावा चढ़ाए आगे नहीं बढ़ने देते। अनेक धार्मिक स्थानों पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है कि बिना पैसे के वो दर्शन नहीं करवाते। दर्शन कराने के लिए निश्चित राशि होनी चाहिए। ये राशि जब तक नहीं मिलती तब तक वो दर्शन कराने के लिए तैयार नहीं करते। भ्रष्टाचार को रोकने के अनेक उपाय के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कि प्रजातंत्र की बुराइयों को समाप्त करना। प्रजातंत्र में बहुत सारी बीमारी, हालांकि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, लेकिन जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन वर्तमान में नहीं हो रहा है। जनता का है, जनता के लिए नहीं, जनता के कुछ सीमित लोगों के लिए है, जो उस नेता के खास हैं, उनका काम होता है। सस्ती नेतागिरी को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। जब सस्ती नेतागिरी को प्रोत्साहन मिलता है तभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचारी को कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि दंड की व्यवस्था सख्त नहीं है, कठोर नहीं है, क्योंकि वो कुछ पैसे देके तुरंत बच जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इसलिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। हर एजुकेशन का प्रसार करना चाहिए, अर्थात बहुत सी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, वो जानकारी उस शिक्षा से मिल सकती है, उसका प्रसार होना चाहिए। नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है, लोग को मोटिवेट करना चाहिए, लोग को बताना चाहिए कि ये चीज़ उचित नहीं है। इसके साथ साथ समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास कर सके। हमारे न्यायालयों में सुधार होना चाहिए, जहाँ हर चीज़ पैसे से बिकती है। जो ऐसा कहते हैं कि कई लोग, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले विकास दुबे के बारे में कहा गया कि वो लगातार बचता रहा, इसका कारण है कि न्यायालयों में सुधार की ज़रूरत है। पुलिस दमन चक्र पर रोक की ज़रूरत है। पुलिस का जो चक्र है उस पर रोक की ज़रूरत है। नौकरशाही को समाप्त करने की ज़रूरत है। आज नौकरशाही एक नए रूप में आनी चाहिए। अंग्रेजों ने इसको स्थापित किया, लेकिन आज एक नए रूप में नौकरशाही आनी चाहिए। जन जागरूकता में वृद्धि की ज़रूरत है। जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। समूहवाद को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। नियमों के सरलीकरण की ज़रूरत है। बहुत से नियमों के बारे में लोग को सही ढंग से नहीं पता, उसका सरल होना ज़रूरी है। शिकायत करने वाले को विशेष सुरक्षा की ज़रूरत है। जब कोई शिकायत करता है तो भ्रष्टाचारी उसके खिलाफ एक तरह से छिपे तौर पर उसको प्रताड़ित करता है, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा की ज़रूरत है। निर्धनता को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि निर्धनता के कारण ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भारत सरकार द्वारा 1947 में भ्रष्टाचार निवारण कानून पास किया गया और उसके बाद से इसमें कुछ कमी लाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। 1955 में भी प्रशासन सतर्कता विभाग की स्थापना की गई, जिसके जरिए भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया। 1962 में संथानम कमेटी की स्थापना की, जिसने 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के जरिए
बहुत तरह के भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा गुडनाट मेडल ने भी भ्रष्टाचार को रोकने के अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। गुडनाट मेडल की जो पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसमें डिटेल में देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है, भ्रष्टाचार हमारे चारों तरफ किसी न किसी रूप में दिखाई जाता है। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो पहले खुद को संभालना होगा, खुद को सही करना होगा, अपने आसपास के लोग को जागरूक करना होगा। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। और भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा, और समाज का विकास से सब कुछ हो सकता है। आज इतना ही।